नमस्कार दोस्तों। आज हम डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 7 के हमने दो वीडियो पहले से हमने पेपर नंबर 7 की जो है पहले हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज हम पेपर नंबर 7 में आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के तरीके। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि शिक्षा जो है वो एक व्यक्ति किस किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर हम शिक्षा के तरीके पढ़ेंगे। जो जैसे आज माना कि आप डीएड कर रहे हैं तो डीएड भी आप किसी न किसी एक तरीके से कर रहे हैं। जैसे आप रेगुलर मोड से कर रहे हैं, मतलब नियमित रूप से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये एक शिक्षा का तरीका हो गया। तो इसी प्रकार शिक्षा के कौन कौन से तरीके जो है वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो इसको अपन पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखना। और भैया एक मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि चलो हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दो स्टूडेंट के अलावा इसको कोई पूरा देखता है, क्योंकि हम भी यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं कि कौन इसको देख रहा है, कौन इसको नहीं देख रहा है। तो भैया आप सभी लोग देखा करो, ये आपके लिए ही हम जैसे तैसे टाइम निकाल के आपके लिए ही बनाते हैं। तो आप इसको पूरा देखें जिससे कि हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़े और हम आपको इसको नियमित रूप से जो है वो आप तक पहुंचा सके। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षा का तरीका। और पहला आपका शिक्षा का तरीका होता है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। सबसे पहला होता है आपका दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। अब इसको अपन क्या कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली क्या होती है? दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंदर बच्चा जो है वो शिक्षा कैसे प्राप्त करता है, या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंदर परीक्षाएं कैसे होती हैं, उसका रिजल्ट कैसे आता है, उसकी अपन को जो डिग्री है या डिप्लोमा है जो भी आपने किया है वो हमें कहाँ से प्राप्त करना है, कैसे करना है। ये प्रश्न यदि आपको किसी प्रकार से आता है कि भाई दूरस्थ शिक्षा प्रणाली क्या है, तो आपको दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंदर आपको जो हम बता रहे हैं ये आप अपने दिमाग में एक स्थिरता से आप ये चीज़ बैठा लें कि ये सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है। जब आप किसी चीज़ का मतलब समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपके लिए उसके अंदर लिखना आसान हो जाता है। माना कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमसे आती नहीं है तो हम उसमें कुछ लिखना चाहते, तो लिखोगे कब? जब आपको इसका पता होगा कि ये है क्या, और जब आप उसके अंदर लिख सकेंगे। तो अपन इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा है और अपन इसको देखें कि आपको ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली क्या है। तो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो होती है, यदि आप इसको एक तरीके से अपन यदि आप इसको इंग्लिश की भाषा में समझें, ये एक डिस्टेंस एजुकेशन होती है। क्या होती है? डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब होता है, आपको पता है डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस का मतलब होता है क्या? दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। एजुकेशन का मतलब होता है आपका शिक्षा। ठीक है? ऐसी शिक्षा आप जिसमें एक बच्चा जो होता है ये दूरी बना करके शिक्षा ग्रहण करता है, उसको अपन दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर कुछ जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में ऐसी कोई मजबूरी होती है, जो वो नियमित रूप से विद्यालय या कॉलेज जाने में जो है वो असमर्थ होते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है वो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के द्वारा घर पर बैठे ही, इसमें कौन सी चीज होती है? घर पर बैठकर वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। घर पर बैठे ही आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है? इसके अंदर जो हमारी सरकार है उसने ऐसी कुछ यूनिवर्सिटियां, ऐसी कुछ बोर्ड बनाए गए हैं। ये डिस्टेंस एजुकेशन आपकी 10वीं से स्टार्ट हो जाती है। ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? आप 10वीं कर सकते हैं,
आप 12वीं की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं या आप कोई भी डिग्री कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी इसके द्वारा जो है वो कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? घर बैठकर। तो सबसे बड़ी बात अपन की दूरस्थ शिक्षा की ये हुई कि इसमें एक बच्चा जो होता है वो किसी भी प्रकार से विद्यालय या कॉलेज में नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाता है, वो अपने घर पर बैठता है और उसकी जो शिक्षा होती है, जो वो शिक्षा ग्रहण करता है, आपको पता है कि वो शिक्षा ग्रहण करने का उसका माध्यम होता है, वो होता है ऑनलाइन। वो कौन सा माध्यम होता है? ऑनलाइन। या वो वीडियो वगैरह देख लेता है, वीडियो देख लेता है, ठीक है ना। अन्य किसी साइट से वो स्टडी मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर लेता है। मतलब वो किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षण कर सकता है, वीडियो देख सकता है, या वो साइट से स्टडी मटेरियल ले सकता है, या उसको कॉलेज या उसके स्कूल के द्वारा या आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको स्टडी मटेरियल जो है वो घर पर उपलब्ध करवाया जाता है और उस मटेरियल से जो बच्चा है वो पढ़ाई करता है। अब बात आती है कि पढ़ाई कर ली तो उसकी एग्जाम कैसे होगी, उसकी एग्जाम कहाँ पर होगी, ये भी एक हमारा सोचने का विषय होता है। तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जब घर बैठी पढ़ाई होती है तो इसकी जो एग्जाम का मोड होता है, जो अधिकांश एग्जाम जो होती है इसकी वो अधिकांश ऑनलाइन मोड से होती है। कौन से मोड से होती है? ऑनलाइन मोड से होती है। ऑनलाइन तरीके से आपकी एग्जाम हो जाएगी। कौन से तरीके से हो जाएगी? ऑनलाइन तरीके से। आप घर बैठे या आप किसी साइबर कैफे पर जाकर के आप इसकी एग्जाम दे सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो भी अन्य जो आपके कोर्सेज होते हैं, जो बच्चे नियमित रूप से कॉलेज में जाके अध्ययन कर रहे हैं, स्कूल में जाके अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से ही जैसे उनका रिजल्ट जो है वो आता है, उसी प्रकार इसका रिजल्ट भी ऑनलाइन माध्यम से जो है वो जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो है वो, यदि आपको कोई पूछता है कि भैया कैसे लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये ज्यादातर देखिए भैया नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए अधिक इम्पोर्टेंट होती है। इसकी यदि अपन महत्व माने, इसका महत्व क्या है या किन लोगों के लिए है, तो ये नौकरी पेशा जो लोग होते हैं, कौन से लोग होते हैं? नौकरी पेशा जो लोग होते हैं उनके लिए ये अधिक इम्पोर्टेंट होती है। या फिर जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं वो उनके लिए भी हमारी ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो है वो बहुत काम आती है। ये आपकी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है। आपसे कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली क्या है, तो आपको दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के बारे में आराम से आप लिख सकते हो कि ये जो है शिक्षा है वो घर बैठकर एक विद्यार्थी बिना स्कूल कॉलेज में नियमित जाकर के और घर बैठकर के वो पढ़ाई करता है, ऑनलाइन एग्जाम देता है, पढ़ाई करने के तरीके वो ऑनलाइन माध्यम से कर लेता है, कोई वीडियो देख के कर लेता है, या उसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है उसको स्टडी मटेरियल जो है उपलब्ध कराया जाता है। ये तो आपकी हो गई पहली जो है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी जो है आपकी नियमित शिक्षा प्रणाली। जो नियमित शिक्षा प्रणाली जिसको आप इस समय ग्रहण कर रहे हैं, कौन सी ग्रहण कर रहे हैं आप? नियमित शिक्षा प्रणाली। ये आ जाएगी आपकी नियमित शिक्षा प्रणाली के अंदर जो है वो विद्यार्थी को, ये आप खूब जानते हैं कि विद्यार्थी को कॉलेज या विद्यालय पढ़ाई करने जाना होता है, पढ़ाई करने जाना पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई की बात करेंगे तो एक ये परंपरागत विधिवत या क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली है जिसमें बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन उसने लिया,
सेकंड क्लास में आया, थर्ड क्लास में आया, फोर्थ क्लास में आया, फिफ्थ में आया, सिक्स में आया, सेवेंथ में आया, ऐसे करके वो 10th में आता है, 12th पास करता है, डिप्लोमा करता है, डिग्री करता है, कुछ भी वो करता है। तो ये नियमित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है, जिसमें विद्यार्थी को कॉलेज या विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए नियमित रूप से जो है वो जाना होता है। इसमें बच्चा नियमित रूप से जाएगा, वहाँ पर शिक्षक होते हैं और वो शिक्षक जो है वो उनको शिक्षा देते हैं, शिक्षक उनको पढ़ाई करवाते हैं। इसकी जो एग्जाम है, परीक्षा वगैरह है, वो सारी परीक्षा केंद्र जहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं वहाँ पर इसका परीक्षा केंद्र होता है, वहाँ पर इनकी परीक्षाएं होती हैं और बाकी के डिग्री डिप्लोमा इनको जो है वो अपन की समय समय पर जो है कॉलेज या विद्यालय के द्वारा इनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, ये अपन की जो है नियमित शिक्षा प्रणाली है। एक हमारी जो शिक्षा प्रणाली होती है जिसको अपन नॉन कॉलेज के नाम से जानते हैं, मतलब बिना कॉलेज जाए पढ़ाई जो होती है। अब आपसे कहेंगे कि भाई दूरस्थ शिक्षा जो है ये और एक जो हमारी प्राइवेट शिक्षण है वो कैसे आपका अलग है, तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्राइवेट जो आपकी एजुकेशन है और डिस्टेंस एजुकेशन है, प्राइवेट एजुकेशन कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो मैंने आपको बताया कि अधिकतर नौकरी पेशा जो लोग होते हैं जो घर बैठकर पढ़ाई करते हैं और अपनी कोई भी जॉब कर रहे हैं या वो सरकारी नौकरी में काम करते हैं, तो वो भी उसको उस शिक्षा को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक अपन की जो शिक्षा होती है कि इसके अंदर मोड कौन कौन सा होता है, जैसे जब हम शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा का जो मोड होता है वो आपका देखिए, आप ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ऑनलाइन शिक्षा होती है, एक आपकी जो है वो नियमित रूप से आप जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो शिक्षा होती है, एक आपकी मिश्रित शिक्षा होती है, मिश्रित शिक्षा। अब देखिए ये यदि इसकी बात यदि अपन करें तो ये पूर्णतः आपकी जो होती है वो डिजिटल होती है, पूर्णतः क्या होती है, डिजिटल होती है। मतलब आप किसी न किसी प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पूर्णतः आपकी डिजिटल होती है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आपको एक शिक्षक के द्वारा जो है वो शिक्षा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। और यदि आप बात करते हैं कि भाई मिश्रित शिक्षा प्रणाली क्या होती है, तो भैया मिश्रित शिक्षा प्रणाली जो है वो इन दोनों शिक्षा प्रणाली से आपकी बनती है। ये मतलब दोनों प्रकार से यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो एक ही मिश्रित शिक्षा प्रणाली कहलाई जाती है। माना कि हम एक जो बच्चा है वो एक स्कूल और कॉलेज के अंदर नियमित रूप से शिक्षक के द्वारा पढ़ाई करता है, लेकिन वो इसके साथ साथ में वो अपना एक ऑनलाइन शिक्षण भी वो ले रहा है, किसी न किसी माध्यम से, किसी कोचिंग का या किसी प्रकार से वो ले रहा है, तो हम उसको जो है मिश्रित शिक्षा के नाम से जानते हैं। अब अपन की बात आएगी नियमित विद्यालय क्या होते हैं, विशेष शिक्षा क्या होती है, सामान्य शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है। मतलब ये शिक्षा जो है वो अपन को पढ़नी है। यदि अपन बात करते हैं कि इसकी नियमित विद्यालय, नियमित विद्यालय, नियमित विद्यालय की यदि आप बात करेंगे तो हमें पता है कि नियमित विद्यालय मतलब रेगुलर स्कूल जो आपके हैं, रेगुलर स्कूल जैसे माना कि हमारे गांव में, हमारे परिवार के पास या हमारे समाज में, हमारे गांव में या सिटी के अंदर जो है कहीं पर भी यदि हमारी कोई भी एक संस्था है, कोई विद्यालय है जो हमें एक शिक्षा प्रदान करता है, नियमित शिक्षा प्रदान करता है, तो हम उसको एक नियमित विद्यालय के रूप में जो है जानते हैं कि भाई ये एक नियमित विद्यालय है। तो ये नियमित विद्यालय जो है हमारे आसपास की हम संस्थाओं को कहते हैं, हमारे आसपास की संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, नियमित विद्यालय कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं कि विशेष शिक्षा क्या होती है,
विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा मतलब जैसे आप अभी जो है कोर्स कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन हो गई ये? स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन जो आपकी होती है, जैसे अब ये आप नियमित विद्यालय की बात करें तो ये विद्यालय सामान्य भी हो सकते हैं और स्पेशल भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जो नियमित रूप से विद्यालय के अंदर कोई बच्चा यदि अध्ययन कर रहा है और उस संस्था को हम जो है क्या कहते हैं, हम उस संस्था को हम नियमित विद्यालय के रूप में जानते हैं। अब बात आती है विशेष शिक्षा की। भाई विशेष शिक्षा जो है ये क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपको पता है कि जैसे माना कि हम हैं या मैं हूँ या आप हैं, और यदि आप हर तरह से मतलब अपने शारीरिक रूप से आप फिट हैं, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिव्यांगता नहीं है, तो आप एक नियमित विद्यालय में जाकर के और आप उसकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप जा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप वहां पर बैठ सकते हैं, आप टीचर की बात को सुन सकते हैं, टीचर आपसे कोई काम करने के लिए कहेगा तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी नियमित विद्यालय के अंदर आ जाती है। लेकिन यदि कोई बच्चा जो है, यदि कोई बच्चा क्या है आपका दिव्यांग है, दिव्यांग मतलब किसी प्रकार से वो डिसेबल है, चाहे वो हाथ से है, पैर से है, कान से है, नाक से है, चाहे वो आंखों से है, या वो किसी न किसी प्रकार से मुंह से बोल नहीं पाता है, तो यदि वो दिव्यांग है और दिव्यांग को हम क्या करते हैं, यदि हम शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो आपको पता है कि वो नॉर्मल रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। बालक जो है वो नॉर्मल रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। कौन सा बालक? जो आपका दिव्यांग है। और जब वो नॉर्मल रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको हम एक स्पेशल तरीके से, मतलब एक विशेष प्रकार से एक शिक्षा जो है वो हमने तैयार की, हमारी सरकार ने, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा। तो उस स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो है हम उसको शिक्षा प्रदान करते हैं, मतलब हम उसको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, और इसी को हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं या इसको हम विशेष शिक्षा कहते हैं। और ये विशेष शिक्षा जो है वो विशेष स्कूल के अंदर प्रदान की जाती है। विशेष विद्यालय होते हैं इनके, और उस विशेष विद्यालय के अंदर इनको एजुकेशन दी जाती है। ये विद्यालय हमारे भारत के लगभग सभी राज्यों में, जिलों में उपलब्ध है। वहां पर हम इन बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी एक समावेशी शिक्षा आती है। इसके साथ साथ कौन सी शिक्षा आती है? समावेशी शिक्षा। ये आपको पता है कि हम इनके बारे में पहले भी खूब पढ़ चुके हैं, और यदि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आज ये दोबारा हम पढ़ रहे हैं, मतलब दोबारा कहीं ना कहीं ये हमारे सिलेबस के अंदर आ रही है। मैं आपको एक चीज बार बार बताता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो है वो चीजें बार बार रिपीट होती हैं, मतलब इसका जो सिलेबस है वो बहुत कम है। आप तीन तरह की शिक्षा है, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा। एक आपकी 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है, उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है, उसका क्या कारण होता है, उपाय क्या है उसके, या उसका प्रभाव क्या है। और ये शिक्षा के बारे में यदि आपको कुछ पता है तो मैं आपसे ये मतलब बिल्कुल क्लियर ढंग से, आप गारंटी के साथ में मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप कहीं पर भी आपको इस एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 100% है। अब समावेशी शिक्षा क्या होती है? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये विशेष विद्यालय जो है हमारी विशेष शिक्षा प्रदान करते हैं, किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए। लेकिन कहीं कहीं जो क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे गांवों के जो क्षेत्र हैं, कोई जागरूक नहीं है, और अपने जो घर में कोई भी ऐसा दिव्यांग बच्चा है तो वो उसको घर में ही रख के बैठे हैं, तो उसको मतलब कोई भी शिक्षा प्रदान नहीं करा रहे थे। उनको पता ही नहीं कि स्पेशल स्कूल क्या होता है, और स्पेशल स्कूल क्या होता है ये पता है, तो ये पता नहीं कि वो स्पेशल स्कूल कहाँ पर है, वो वहां पर कैसे जाए, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें उनको पता नहीं होती है। लेकिन उनको एक चीज पता है कि हमारे गांव में, हमारे घर में, या हमारे घर के पास में, पड़ोस में, समाज में कहीं पर एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और वहां पर शिक्षा दी जाती है आपकी जो है वो सामान्य बालकों को। तो यदि हम एक दिव्यांग बालक को, कौन से बालक को? दिव्यांग बालक को, ठीक है ना,
प्लस इसके साथ में यदि सामान्य बालक भी है, कौन से बालक भी है, सामान्य बालक, यदि ये दोनों को शिक्षा जो है वो एक साथ दी जाए, दोनों को शिक्षा कैसे दी जाए, एक साथ दी जाए। कहने का मतलब हमारा ये रहा कि यदि एक विद्यालय जो है वो सामान्य है, वो स्पेशल विद्यालय नहीं है, स्पेशल स्कूल नहीं है, वो सामान्य स्कूल है और इसमें सामान्य बच्चे जो है वो अध्ययन करते हैं, सामान्य बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमने उन सामान्य बच्चों के साथ साथ में हमने दिव्यांग बालकों को भी वहाँ पर हम पढ़ाते हैं और दोनों को एक साथ शिक्षा देते हैं। तो ऐसी शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं, मतलब हम इनको इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जो है वो जानते हैं। ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है आपकी, ये सामान्य बच्चों के साथ में स्पेशल बच्चों को भी ये शिक्षा प्रदान करती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये आपकी हर बार आती है, परीक्षा में भी एक बुक पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखें कि ये कौन सी शिक्षा होती है। अब यदि बात आती है अपन की, देखिए नियमित विद्यालय क्या होते हैं, विशेष शिक्षा क्या है, आपकी समावेशी शिक्षा क्या है, लेकिन अब यदि बात आती है, आपको पता है कि एक शिक्षा होती है गृह शिक्षा, गृह शिक्षा, और गृह शिक्षा का मतलब हो गया घर पर शिक्षा। कौन सी शिक्षा हो गई ये, घर पर। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार के द्वारा कक्षा 8 तक एक शिक्षा का अधिकार जो है कानून लागू किया गया है। कौन सा कानून लागू किया गया है, शिक्षा का अधिकार कानून। उस शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत एक नियम है कि कक्षा 1 से 8वीं तक आप किसी भी बच्चे का प्रवेश सत्र की शुरू से और अंत तक किसी भी समय पर इनका प्रवेश ले सकते हैं और इनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। चाहे बच्चा माना कि 10 साल का हो गया है, उसने कोई भी स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन यदि वो एज के अकॉर्डिंग या उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि मतलब उसने कुछ योग्यता प्राप्त कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस बच्चे को उसकी क्लास में एडमिशन दे सकते हैं, जिसके लिए हम एक क्या प्राप्त करते हैं, एक शपथ पत्र प्राप्त करते हैं उससे। और वो शपथ पत्र जो होता है, उस शपथ पत्र का मतलब ये होता है कि उसने कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, उसने गृह शिक्षा प्राप्त की है। जैसे माना कि कोई बच्चा जो है वो 10 साल का है और 10 साल के बच्चे को हमारी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार वो बच्चा कक्षा 4th में आ सकता है, मतलब 6 साल का बच्चा जो है वो 6 में, वो फर्स्ट में आ सकता है, 7 का जो है वो सेकंड में आ सकता है, 8 साल का बच्चा 3rd में आ सकता है, 9 साल का 4th में आ सकता है, 10 साल का 5th में आ सकता है, मतलब 5वीं क्लास में वो बच्चा आ सकता है और 5 एज के अकॉर्डिंग तो आ रहा है। और उसकी जो पढ़ाई का जो लेवल है वो भी उसका 5th का है, मतलब उसने घर पर शिक्षा प्राप्त की है। कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, उसने घर पर शिक्षा प्राप्त की है और 5वीं के लेवल का है, तो हम उसको डायरेक्ट 5वीं क्लास के अंदर एडमिशन दे सकते हैं। इसका कारण मतलब जो सरकार है हमारी, ऐसी गृह शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा ये चीज मानी गई कि कोई भी बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति होती है कि वो मतलब स्कूल नहीं जा पाता है, या उसके पास में स्कूल नहीं है, या कोई पारिवारिक स्थिति इनकी सही नहीं है, या किसी कारण से वो स्कूल नहीं जा पाता है, तो उसको हम घर पर शिक्षा दिला सकते हैं। और जब उसको लगे कि आज हम स्कूल जा सकते हैं, तो स्कूल में जाकर के आप अपनी योग्यता के अनुसार, आप अपने एज के अनुसार आप वहाँ पर जो है अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। ये आपकी जो है वो क्या है, गृह शिक्षा, मतलब ये आपकी है घर पर शिक्षा। घर पर शिक्षा क्या होती है, ये आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी ये शिक्षा होती है, इसको प्राप्त करने में एक हमारा समाज जो है या हमारा जो समुदाय है वो किस प्रकार हमारी या बच्चों की हेल्प कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है, हमारे लिए समुदाय किस प्रकार जो है वो सहायक होता है। मतलब
समुदाय के शैक्षिक कार्य पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे हम? समुदाय के शैक्षिक कार्य, मतलब एक समुदाय जो है वो कौन कौन से शैक्षिक कार्य कर सकता है। तो सबसे पहला काम है इसमें कि विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना। विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना। आपको पता है कि समुदाय का सबसे पहला काम होता है कि वो विद्यालय में अपने बच्चों की जो है वो उपस्थिति वहाँ पर बढ़ा सकता है। इसके उपस्थिति बढ़ाने का कारण यदि अपन देखें तो एक जो बालक होता है, ये बालक परिवार के अंदर होता है, और परिवार जो है वो एक समाज या समुदाय के अंदर होता है। यदि एक बालक को हम शिक्षा ग्रहण करवाना चाहते हैं, बालक को हम शिक्षा देना चाहते हैं, तो एक परिवार यदि उसको शिक्षा नहीं देना चाहता है तो यहाँ पर जो समाज है इस परिवार को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवा सकता है। शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने से ये जो परिवार है ये अपने बालक को क्या प्रदान करेगा? शिक्षा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार एक समाज जो है वो अपने समाज के कुछ बच्चों को विद्यालय से जोड़कर उनकी उपस्थिति जो है वो उसको बढ़ा सकता है। एक यदि अपन अगले पॉइंट की बात करें तो भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवा सकता है। भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। भौतिक सुविधाओं से मतलब होता है कि यदि किसी भी प्रकार की बालक के पास में कोई सुविधाएं नहीं है, जैसे माना कि बालक के जो स्कूल है वो बालक से के घर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो उसको आने जाने के लिए हम किसी प्रकार की कोई साधन की व्यवस्था कर सकते हैं। उसको पढ़ाई के लिए पुस्तकों की व्यवस्था कर सकते हैं। उसको पढ़ाई के लिए यदि पुस्तकों के लिए एक बैग चाहिए, पेन चाहिए, या अन्य किसी प्रकार की उसको यूनिफॉर्म चाहिए या कुछ भी, हम इसको भौतिक सुविधाएं जो है समाज के द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है। एक अपन की बात आती है, तीसरे पॉइंट की जो आती है वो होती है वित्त पोषण। वित्त पोषण का मतलब होता है, आपको पता है वित्त का मतलब होता है धन। मतलब किसी प्रकार से यदि बालक की पढ़ाई में यदि पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे के कारण बालक नहीं पढ़ रहा है, तो उसको समाज के द्वारा कुछ पैसा देकर या उसकी वित्तीय सहायता करके उस बालक को हम पढ़ने में मदद कर सकते हैं। यदि समाज चाहे तो समाज का कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को ये डिसाइड कर दे भाई इस बच्चे को हमें वित्तीय पोषण की आवश्यकता है, मतलब इस बच्चे को पैसा देने की आवश्यकता है, तो हम उसको पैसा उपलब्ध करा सकते हैं। एक विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण अच्छा बनाना हमारी समाज का एक फर्ज होता है, एक कार्य होता है कि हमारे विद्यालय, जो भी विद्यालय हमारे समाज के हमारे गांव के अंदर उपलब्ध है, तो हम उस विद्यालय का वातावरण जो है वो एक अच्छा बनाए। मतलब उस विद्यालय में अपन जाकर देख सकते हैं कि भाई इसका पढ़ाई के लिए विद्यालय का वातावरण सही है या नहीं है, विद्यालय में शांति रहती है नहीं, विद्यालय के आसपास कोई ऐसा कोई जैसे कोई ऐसी दुकान नहीं है जो मतलब विद्यार्थियों के लिए बेकार चीज़ों को बेचती है, तो उन दुकानों को हम हटा सकते हैं। आसपास कोई प्रकार से कोई नशेबाज या कई अन्य प्रकार की गलत चीज़ें जो है पनप रही हैं, आप उनको वहाँ से विस्थापित कर सकते हैं। और एक अपन की जो होती है, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। औपचारिक क्या होती है, अनौपचारिक क्या होती है। औपचारिक शिक्षा जो है वो हम कहते हैं विद्यालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि यदि एक बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाता है, लेकिन विद्यालय में वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन उसके घर पर उसके पिताजी या उसके घर में उसके दादाजी हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, यदि उसको कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर यदि उसको किसी प्रकार की शिक्षा देता है,
या उसको कोई व्यावहारिक ज्ञान देता है तो हम उस शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार भी एक समाज जो है एक बालक को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से भी उसको शिक्षित कर सकता है। मतलब समाज के जो बुजुर्ग या बड़े लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि भाई ये उनका अनुभव के द्वारा जो है उनको बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दे सकते हैं। तो ये आपकी अनुभव के अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। एक इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है अपना, ये थोड़ा सा अपन संचार मीडिया के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर संचार मीडिया का भी हमारे यहाँ इसमें योगदान होता है। संचार मीडिया को आप अच्छी प्रकार से समझते हैं कि संचार का मतलब होता है किसी भी चीज का आदान प्रदान करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और मीडिया मतलब उसका एक माध्यम होता है। और ये जो हमारा सब कुछ जो प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब औद्योगिक हो, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, मतलब किसी भी प्रकार की जो तकनीक है, और उस तकनीक के द्वारा यदि अपन इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वो भी एक शिक्षा के लिए काम आता है। जैसे माना कि यदि अपन इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं कि माना कि आप एक ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं, कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन आपने ले रहे, ये ऑनलाइन एजुकेशन आपको किस प्रकार प्राप्त हो रही है। यदि आप इसी वीडियो की बात करें तो हमने इस वीडियो को बनाया, इसके बाद में हमने इसको YouTube के चैनल पर इसको अपलोड किया, इसके बाद में आपने देखा, तो इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमें इस संचार मीडिया जो है इसकी हेल्प की आवश्यकता होती है। मतलब ये संचार मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस शिक्षा को हमारे पास से और आप तक जो है वो पहुंचाती है। तो ये आपकी जो है ये संचार मीडिया का कार्य होता है। आज हमने जो शिक्षा के तरीके या समुदाय की शैक्षिक कार्य हो या शिक्षा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से तरीके से अपन इसको प्राप्त करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आज हमने पढ़ी। बाकी भी हमारा एक इसके अंदर 1 या 2 यूनिट जो है वो इसके अंदर और है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको हम अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।